हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका बड़ा भाई मनीष और स्वागत करता हूं मैं आपका एकलव्य माइंड्स पे। आज वापस हम लोग करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का पार्ट 5, जिसमें कि हमेशा की तरह आज हम लोग फिर से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लोग मूव करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है रीजेनरेशन के रिगार्डिंग। अब सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, जब तक हमें ये बात नहीं समझ आएगी कि रीजेनरेशन होता क्या है, तब तक हम ये चारों ऑप्शंस को समझ नहीं पाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ बेटा आपको रीजेनरेशन समझाने की। ध्यान से देखो बाबू, यहाँ पे हमारे सामने है रिप्रोडक्शन के टाइप्स। हम सब जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि रिप्रोडक्शन दो तरीके के होते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल क्या है? जिसमें कि गैमेट्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं होते, और सेक्सुअल जिसमें कि गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई सारे टाइप्स हो सकते हैं, लाइक बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, विस्टडी प्रोपेगेशन। फिलहाल एक बात हमें समझ आई कि रिजनरेशन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सवाल ये कि रिजनरेशन होता क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, रिजनरेशन में क्या होता है ना कि अगर कोई एक बॉडी पार्ट जो है वो गलती से, जस्ट सपोज कि वो ब्रेक कर गई, वो टूट गई, तो वो टूटी हुई जो पार्ट है वो वापस से रीजनरेट करते हुए एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेती है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज रीजनरेशन। अब जरा देखो एग्जाम्पल के तौर पे, अब आपके सामने एग्जाम्पल एक कि हमारे सामने एक प्लेनेरिया है। हमने क्या किया कि इसे दो पार्ट्स में कट कर दिया। मान लो कि ये एक पार्ट ए, पार्ट बी। अब ये दोनों ही पार्ट्स नए प्लानेरिया के फॉर्म में डेवलप हो गए। तो एक प्लानेरिया कट किया, ब्रेक हो गए, और वापस से इन्होंने नया प्लानेरिया बना दिया। सेम इन द केस अगर मान लीजिए कि आपने किसी और प्लेन ऑफ डिवीजन से आपने उसे कट किया, तब भी बेटा वापस वो लास्ट में पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म बना ही लेगा। दैट मीन्स कि हमने ये देखा कि रिजेनरेशन का मतलब है कि अगर आपने किसी बॉडी पार्ट को कट किया तो कटा हुआ पार्ट नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। अब समझना हमें यह है कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चे समझो, जैसे मान लो ना कि ये प्लेनेरिया है, इसने कैसे एक नए ऑर्गेनिज्म को बना दिया। तो होता क्या है कि इस प्लेनेरिया में, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में जिसमें कि रिजेनरेशन होता है, इसके पास कुछ खास तरह के स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। और अगर खास तौर से बेटा हम प्लानेरिया की बात करें तो इसके स्पेशलाइज सेल्स को नियोब्लास्ट कहते हैं। नाम याद रखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बस याद रखिए कि स्पेशलाइज सेल्स होते हैं। अब ये जो स्पेशलाइज सेल्स ये बहुत डिवाइड करेंगे, खूब डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके 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 आप यूँ समझो कि बहुत सारे ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल्स बना लेंगे। और यही जो सेल्स हैं बेटा आने वाले वक्त में ये डिफरेंशिएट करेंगे। कोई ऑरिकल बनाएगा, तो कोई नर्व सेल बनाएगा, कोई टेल, कोई कुछ से कुछ बनाएगा, और अंत में जाकर के इनकी डेवलपमेंट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे पूरे के पूरे जो प्रोसेसेस हैं उसको यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, ज़रा आप ध्यान से देखो। मैंने क्या बोला बेटा अभी कि कुछ खास तरीके के स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, और ये स्पेशलाइज सेल्स लगातार लगातार ऐसे डिवीज़न कर रहे होते हैं और बहुत सारे मास ऑफ सेल्स बनाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो सेल्स डिफरेंशिएट कर जाते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या बताया मैंने आपको कि कोई नर्व सेल बना रहा है, कोई टेल बना रहा है, कोई ऑरिकल बना रहा है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहा है, कुछ बना रहा है, कुछ बना रहा है। और अंत में भाई ऐसा थोड़ी नहीं कोई भी कहीं भी बन गया, एक प्रॉपर वो सीक्वेंस में, ऑर्गेनाइज सीक्वेंस में बनेगा, और इसी प्रोसेस को बेटा हम लोग बोलेंगे डेवलपमेंट। तो आप अगर अपने ऑप्शंस को गौर से देखोगे तो जो सीक्वेंस बना है वो बना है पहले ए, फिर सी, फिर बी और फिर डी। तो मेरे प्यारे बच्चों ए सी बी डी। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है बेटा कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज अंडरगोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू। अब जरा देखो, मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूं एक छोटे से डायग्राम से। यहां देखो बेटा, जैसे सवाल यह है कि मान लो कि फादर का जो क्रोमोसोमल कॉम्पोजिशन है वो है 44 प्लस एक्स वाई। मैं आपसे पूछूंगी टोटल यहाँ कितने क्रोमोसोम्स है बेटा? तो ये क्रोमोसोम से 46, 44 ऑटोसोम्स हैं और एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम। सेम इन द केस ऑफ मदर कि यहाँ भी टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं, 44 जो हैं वो ऑटोसोम्स हैं, और एक्स और एक्स सेक्स क्रोमोसोम। अब जरा आप सोच के देखो बेटा कि फादर का जो मेल गैमेट है स्पर्म, वो मदर के एक्स से जब कॉम्बाइन करेगा तो आपके हिसाब से तो भाई 46 तो 92 हो जाना चाहिए। लेकिन देखो तो बेटा, चाहे वो मेल चाइल्ड यहाँ पे हुआ, चाहे वो फीमेल चाइल्ड हुई, दोनों ही केस में सिर्फ 46 ही क्रोमोसोम्स आए। यही सवाल पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। अब देखो बेटा, इसीलिए जानबूझ करके मैंने सेक्स डिटर्मिनेशन का ही एग्जांपल लिया है। ध्यान से देखो, होता क्या है ना बेटा
कि मदर जब गैमेट बना रही होती है, जब एग बना रही होती है, तो इस समय जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हो जाता है हाफ, मीन्स 44 बन जाएगा 22, और जो एक्स एक्स है उसमें से कोई एक एक्स आ जाएगा, तो जहां 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए वहां हो जाएंगे 23 क्रोमोसोम्स। सेम इन द केस ऑफ स्पर्म, मीन्स मेल गैमेट, यहाँ पे 44 था तो उसका हाफ हो गया 22, देखो दोनों तरफ, और या तो इन दोनों में से एक्स वाई में से या तो किसी एक में एक्स चला जाएगा, किसी एक में वाई चला जाएगा, तो वापस यहाँ भी आप क्रोमोसोमल कॉम्पोजिशन देखो, ये हो गया 23 और ये भी हो गया 23। अब चाहे कोई भी गैमेट मिला लो, आप इन दोनों को मिलाओगे अगर तो भी 46 क्रोमोसोम्स आएंगे, और अगर आप इन दोनों को मिलाएंगे तो भी 46 आएंगे। तो असल में क्या कारण हुआ बेटा? कारण यह हुआ कि एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हो जाता है हाफ। सो आप जरा देखो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कह रहा है बेटा, ये कह रहा है हमारे पास कि हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। सो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा अच्छा सवाल है भाई। ये कह रहा है बेटा कि ह्यूमन फीमेल हैज अ परफेक्ट पेयर ऑफ 6 क्रोमोसोम। अभी एक्चुअली एक असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, तो पहले असर्शन कहता है कि ह्यूमन फीमेल के पास परफेक्ट पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होता है। ये बेटा ये बात सही है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। मैं समझाता हूँ कैसे। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि चाहे कोई भी फीमेल हो, अगर वो नॉर्मल फीमेल है तो उनकी क्रोमोसोमल कॉम्पोजिशन कैसी होगी बेटा? शी विल बी 44 प्लस एक्स एक्स। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे x और x दोनों एक जैसे क्रोमोसोम्स हैं, मतलब कि अगर आप इनके क्रोमोसोम का डायग्राम ड्रॉ करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये x और x दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। और आप बोलोगे बेटा कि सर क्या बात कर रहे हो आप, मान लीजिए कि कहीं पे अगर x और y क्रोमोसोम है तो बस इसका नाम चेंज हो जाने से वो इम्परफेक्ट हो गया, ऐसा थोड़ी नहीं है। बिल्कुल नहीं है बेटा, आप समझो ये जो x और y है मेरे प्यारे बच्चों, ये असल में जो वाई क्रोमोसोम बहुत छोटा क्रोमोसोम है। असल में आप यूं समझो कि हमारे पूरे 46 क्रोमोसोम्स में से सबसे छोटा है वाई, मतलब कि मोस्ट ऑफ द जीन्स जो एक्स में है वो वाई में नहीं है। दोनों के जीन्स आपस में मैच करते ही नहीं है ना। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो एक्स क्रोमोसोम है ना बेटा, इसमें लगभग 1100 के आसपास जीन्स हैं, और वही वाई क्रोमोसोम में मुश्किल से 50 से 60 जीन्स है। अब सोच के देखो, कभी कहीं से भी ये मैच कर रहे एक्स वाई, कहीं से मैच नहीं करेगा। तो नाम भी अलग है, नंबर ऑफ जीन्स भी अलग है, टाइप्स ऑफ जीन्स भी अलग है। लेकिन यहां देखो, अगर यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो जितने टोटल नंबर ऑफ जीन्स इस पे होंगे उतने ही जीन्स यहाँ पे होंगे, और जो जीन्स इस x पे होंगे वही जीन्स इस पे भी होंगे, और जहां पे इस पे होंगे वहीं पे इस पे भी होंगे। इसीलिए बोला गया बेटा कि फीमेल्स में जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं 6 क्रोमोसोम्स, वो परफेक्ट पेयर है, x और x है। सो असर्शन तो ट्रू है। मेरे प्यारे बच्चों, रीजन पे आते हैं। रीजन कह रहा है कि जो सेक्स होता है किसी भी चाइल्ड का, मीन जो जेंडर होता है, ये फादर के स्पर्म से डिसाइड होता है। सो ये कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, कि सेक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूटेड बाय द ह्यूमन मेल, मतलब कि मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम है, मतलब कि मेल के स्पर्म का जो क्रोमोसोम है, वही डिसाइड करता है कि वो चाइल्ड जो होगी या होगा वो फीमेल होगी या मेल होगा। ये बात सही है या गलत है बेटा? ये भी बात बिल्कुल सही है। देखो मैं आपको वापस यहां समझा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। देखो तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए वापस से चार्ट मैंने बना रखा है, ध्यान से देखो। आप जरा सोच के देखो कि मदर का गैमेट कैसा है, ओनली एंड ओनली 22 प्लस एक्स। सिर्फ एक टाइप का ही जो एग है वो मदर का होता है 22 प्लस एक्स। लेकिन फादर का जो स्पर्म है बेटा वो दो तरीके के हो सकते हैं, आइदर 22 प्लस एक्स जिसे हम गाइनोस्पर्म भी कहते हैं, और 22 प्लस वाई जिसे हम एंड्रोस्पर्म भी कहते हैं। जरा सोच के देखो बेटा, मदर तो सिर्फ एक ही तरीके का गैमेट है उनके पास 22 प्लस एक्स। अब फादर से अगर 22 प्लस वाई आ गया तो मेल हो जाएगा, फादर से अगर 22 प्लस एक्स आ गया तो फिर वो फीमेल हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है ना यार कि जो फादर का गैमेट है वो फादर का जो या तो एक्स से या वाई है वही डिसाइड कर रहा है ना। सो अगर हम यहाँ पे देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसे केस में ये रीजन, ये जो स्टेटमेंट है रीजन वाला, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जरा ध्यान से मेरी बात को समझो, स्टेटमेंट भी सही है, असर्शन भी सही है, और ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन आप मेरे को बताओ कि क्या जो पहला स्टेटमेंट था कि जो फीमेल है उनके पास परफेक्ट पेयर ऑफ 6 क्रोमोसोम है, क्या इसकी वजह ये सेकंड स्टेटमेंट है क्या? बिल्कुल नहीं भाई। स्टेटमेंट की वजह क्या है, परफेक्ट पेयर की वजह क्या है? चूंकि इनके पास नंबर ऑफ जीन्स बराबर हैं, टाइप ऑफ जीन्स बराबर है, ये रीजन हुआ ना। तो जो रीजन का स्टेटमेंट है ये अपने आप में तो सही है, लेकिन असर्शन का परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी हमें सेम बात कह रहा है कि ए और आर दोनों सही तो है, लेकिन जो रीजन है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मूविंग टुवर्ड्स आवर टुडेज नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये हमसे कह रहा है भाई कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, सेलेक्ट द चेंज दैट डज नॉट टेक प्लेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम व्हेन द एग इज फर्टिलाइज। मतलब कि अगर फीमेल में अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इन चारों में से कौन से इवेंट्स नहीं होंगे। सबसे पहले तो बेटा आपको समझना पड़ेगा कि फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, असल में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन में जब एक मेल गामेट मीन्स स्पर्म, जब एक फीमेल गामेट एग से मिलता है तो वो बनाता है एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं जाइगोट, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, सॉरी फर्टिलाइजेशन। अब सवाल यह है कि ह्यूमन में अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इनमें से चारों में से कौन से इवेंट्स नहीं होंगे। तो वापस मैं आपको एक डायग्राम से हेल्प से इसे समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखो, यहाँ पे ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हिस्सा। जैसे कि यहां देखो बेटा, दिस इज एन ओवरी, और हर मंथ दोनों ओवरीज में से ऑल्टरनेटली एक यहां से एग रिलीज होगा। सपोज बेटा कि ये एग है, हालांकि आप हायर क्लासेस पढ़ोगे कि ये एग नहीं है, दिस इज सेकेंडरी oocyte, लेकिन फिलहाल हम मान के चल रहे हैं बेटा कि ये एग है। मान लो कि यहां से एग गया और सपोज कि इस एग को मिल गया एक स्पर्म, और ये एग जो है बेटा इस स्पर्म से फर्टिलाइज कर गया, मींस फर्टिलाइजेशन हो गया। अब इसके आगे क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, इसके आगे क्या होगा, अब ये धीरे धीरे ऐसे डिवाइड करते हुए यूट्रस की ओर जाएगा। मतलब कि एक सेल से दो सेल बनाएगा, फिर दो से चार, मींस एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहा है एक्चुअली, फिर 4 से 8, 8 से 16, और इसी स्टेज को मोरुला बोलेंगे, 16 से 32 इस स्टेज को ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। और अंत में क्या होगा बेटा कि ये ब्लास्टोसिस्ट जो है बेटा ये जा करके इस जो आपको ये यूट्रस का लेयर है ना, ये इंडोमेट्रियम, जा करके यहाँ पे अच्छे से इम्प्लांट हो जाएगा। आप बोलोगे सर इम्प्लांट क्यों होगा? अरे भाई साहब, जाके इम्प्लांट होगा नहीं तो इसे न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगी? प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा तभी तो वापस जा करके फिर ये एम्ब्रियो फीटस में ग्रो करेगा। तो हमने क्या स्टेज देखा बेटा कि पहले फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद से और डेवलपमेंट होगी, मोरुला बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, फिर ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो जाएगा, और उसके बाद से एम्ब्रियो फीटस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। लेकिन जरा सोच के देखो कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होता तो क्या होता? ये जो वापस ये जो लेयर है ना बेटा, ये लेयर ब्रेक कर जाता और मेंसेस के फॉर्म में, मेंस्ट्रुअल ब्लड के फॉर्म में बाहर चला जाता। लेकिन ऐसा कब होता? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो। अब जरा देखो, इन्हीं सारे स्टेजेस को मैंने यहाँ पे वापस आपको समझाया हुआ है। ध्यान से देखो कि यहाँ पे क्या हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ कि जाइगोट बना, जाइगोट लगातार डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाया, जाके फिर इम्प्लांटेशन हो गया ब्लास्टोसिस्ट का, और वो फिर बाद में फीटस के फॉर्म में डेवलप भी कर जाएगा। और यहाँ पे साफ साफ मेरे प्यारे बच्चों ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ नॉट, तब जा करके जो लाइनिंग है वो ब्रेक कर जाएगी। तो हमसे सवाल भी तो ये पूछा गया था ना कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इनमें से कौन सा इवेंट नहीं होगा। तो कौन सा इवेंट नहीं होगा भाई? कि जो लाइनिंग है वो ब्रेक नहीं करेगी। ठीक है बेटा, सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमसे कहता है बेटा कि इसमें ना एक बात करी गई है ग्राफ्टिंग की। फिर से बेटा मेरी आदत है कि मैं जस्ट ऊपर ऊपर टिक लगा के आगे बढ़ जाने भरोसा नहीं करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको समझाऊं कि ग्राफ्टिंग कहते किसे हैं, उसके बाद वापस हम लोग इस बात पे आते हैं। ठीक है बेटा? अच्छा, इसमें थोड़ी सी बात हम लोग और देख दें कि ग्राफ्टिंग में कह रहा है कि ग्राफ्टिंग में कुछ स्टेम के बारे में कह रहा है, द कट पार्ट ऑफ प्लांट स्टेम हैविंग रूट्स फिक्स टू द ग्राउंड। अब पहले समझते हैं कि ग्राफ्टिंग कहते किसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे देखो बेटा, ये बात हम सब लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। अगर गैमेट का फॉर्मेशन या फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो वो सेक्सुअल है, और गैमेट का फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो वो सेक्सुअल है। कई सारे टाइप्स के हो सकते हैं, और फिलहाल अभी जो मैं इंटरेस्टेड हूँ वो हूँ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। असल में क्या है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी दो तरीके का हो सकता है, आइदर नेचुरल और आर्टिफिशियल। आप बोलोगे सर ये तो बताओ कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या? असल में क्या है ना बेटा कि कुछ खास प्लांट्स में, खास तौर से हाइयर प्लांट्स में, बिना फ्लावर के, मीन्स बिना जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, बिना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका इन्वॉल्व हुए, मतलब कि मैं ये कह रहा हूं कि जो वेजिटेटिव पार्ट है, स्टेम है, रूट है, लीफ है, उसके सहारे अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो दो तरीके का हो सकता है, आइदर नेचुरल मतलब कि वो नेचर में खुद से हो रहा है, और आर्टिफिशियल मतलब कि जो ह्यूमंस करवा रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं उसको, वो हो सकता है तीन तरीके का, आइदर कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। तो फिलहाल अब जाके हमें ये बात समझ में आई कि ग्राफ्टिंग कहते किसे हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि ग्राफ्टिंग होता कैसे बेटा। ध्यान से यहां देखो,
असल में ग्राफ्टिंग में क्या है ना कि दो प्लांट्स का हम लोग बेटा इस्तेमाल करते हैं, दो प्लांट्स का। एक प्लांट का हम लोग ये वाला हिस्सा लेते हैं बेटा। मैंने बोला ना अभी कि इसके जो रूट्स हैं, ये रूट्स जाके अटैच होते हैं नीचे में, और एक प्लांट जो है ऊपर का पार्ट कहीं और से लेकर के आते हैं, कोई सिमिलर प्लांट का। इसे हम लोग बोलते हैं बेटा सायन। तो इस पार्ट को बोलेंगे सायन, और जो नीचे वाला पार्ट है जो कि रूट्स वगैरह अटैच है, उसे बेटा हम लोग बोलेंगे स्टॉक। अब सवाल ये कि सर ऐसा क्यों क्यों किया है ऐसा? बेटा मामला ये है कि जो स्टॉक है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसकी कुछ खास बातें होती हैं। क्या खास बातें हैं? कि काफ़ी ना ये डिजीज़ फ्री है, मतलब कि बहुत रेजिस्टेंट होता है, जल्दी इसे डिजीज़ वगैरह इसे नहीं होगा। आप बोलोगे सर ये इतना ज़्यादा डिजीज़ रेजिस्टेंट या इसी क्या खास बात है? मेरे प्यारे बच्चों, खास बात ये है कि मोस्ट ऑफ द जो माइक्रोब्स के एंटर होने के चांसेस है वो तो यहाँ से रूट से हैं। अगर रूट का सिस्टम अच्छा है, रेजिस्टेंट है, तो मान के चलें कि हमारा ये वाला प्लांट अच्छा है, हमारे काम का है, ये लोकल सॉइल में या फिर उस क्लाइमेट में अडेप्टेड होता है, तो ठीक है भाई, तो ये हमें स्टॉक हमारे काम का है। लेकिन जस्ट सपोज कि जिस प्लांट का हम स्टॉक ले रहे हैं उसमें से बहुत अच्छे हमें फ्लावर्स वगैरह या फ्रूट्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं, तो हमारे वो काम का नहीं। इतने अच्छे रूट्स होने का क्या फ़ायदा अगर हमें प्लांट्स या अगर हमें फ्लावर्स या फ्रूट्स वगैरह कुछ खास ना मिले। लेकिन सायन की अच्छी बात यह है बेटा कि जो जो हमें चाहिए डिजायर्ड ट्रेड्स, अच्छे फ्रूट्स मिल जाएंगे, डिजायर्ड फ्लावर्स मिल जाएंगे, लेकिन इस बेचारे की प्रॉब्लम आप गेस करो क्या होगी? बेचारे का रूट सिस्टम अच्छा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि एक स्लांट कट लगाएंगे उस प्लांट में जहाँ से कि सायन लिया, और एक स्लांट कट लगाएंगे वहाँ से जिसका स्टॉक लिया, और वापस फिर बेटा दोनों को ला करके हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। और इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, इसी को बेटा हम लोग बोलेंगे ग्राफ्ट। लेकिन ध्यान रहे कि आप जब इसे ऐड करेंगे तो इसके जो कैम्बियम है ये आपस में मैच करने चाहिए। अब कैम्बियम आप आसान भाषा में समझो ना कि रूट और जाइलम और फ्लोएम है ना बेटा, ये आपस में अलाइन होने चाहिए ताकि प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसलोकेशन सही से हो सके। बाद में हम इसे, ताकि ये यहाँ पे सेफ रहे, ये अटैच्ड रहे, प्रॉपर स्टेबल रहे, हम यहाँ पे इसे रैप कर देंगे। सो असल में अब वापस आते अपने क्वेश्चन पे मेरे प्यारे बच्चों, कि जो क्वेश्चन था बेटा, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्राफ्टिंग के दौरान वो पार्ट जहाँ से कि जो जिसके रूट्स अटैच्ड होते हैं ग्राउंड में, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? अभी हमने पढ़ा बेटा कि जिसके रूट्स अटैच होते हैं उसे हम स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमसे कहता है भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम अक्वायरिंग अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचना है, तो ये जो चारों आपको मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा मेथड बचाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों कि कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या है। बेटा कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब ये होता है ना कि दो इंडिविजुअल्स, एक मेल और फीमेल, आपस में इंटरकोर्स या सेक्स कर तो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कंसीव नहीं करना चाहती हैं, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है, इसे वो कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। लेकिन अगर इंटरकोर्स हो रहा है तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने का भी खतरा है। तो ये कह रहा है कि कॉन्ट्रासेप्शन तो हो ही, लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना हमेशा और हमेशा, ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है और वो है कॉन्डम्स। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, क्यों हो रहा है ऐसे, कि बाकी क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? देखो बेटा मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा क्यों होता है। पहले हमें समझना पड़ेगा कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता कैसे है। मेरे प्यारे बच्चों, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने का कारण बहुत सिंपल सा है कि जो बॉडी का फ्लूइड है, वो चाहे मेल का फ्लूइड हो या फीमेल का फ्लूइड हो, मेल का फ्लूइड होगा तो सीमेन होगा, फीमेल का फ्लूइड होगा तो वजाइनल फ्लूइड्स होंगे। तो मेल का जो सीमेन है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के कांटेक्ट में ही नहीं आना चाहिए, या फिर अगर वजाइनल फ्लूइड है तो मेल का जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया का जो पेनिस है उसे कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, तभी जा करके एसटीडी से बचना संभव है। तो मेरे प्यारे, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही दो रास्ते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी रास्ता है, कि अगर जो कॉन्टेमिनेटेड ब्लड है उसका ट्रांसफ्यूजन हो गया तो भी एसटीडी होने का चांस है। लेकिन फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्डम का आप स्ट्रक्चर ज़रा देखो कि अगर खास, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल कॉन्डम्स होते हैं, फीमेल भी होते हैं, लेकिन आप इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखो ज़रा कि ये जो है ये पेनिस को तो कवर कर लेगा, तो सीमेन अगर रिलीज भी होगा तो ये तो कॉन्डम के अंदर होगा। तो ऐसे केस में जो वजाइना है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसके बीच में तो एक बैरियर बन गया ना, तो ऐसे केस में जो फ्लूइड है वो इसके कांटेक्ट में आएगा ही नहीं। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि कॉन्डम्स आर द ओनली मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन विच कैन प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है बेटा, सो कॉन्डम्स आर आवर करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों,
मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमसे कहता है बेटा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों कि अम्बिलिकल कॉर्ड होता क्या है। यहाँ देखो बेटा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ भी एक डायग्राम की हेल्प से, कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना मेरे प्यारे बच्चों, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जैसे कि यहाँ पे ये तो हो गया अपना प्यारा सा फीटस, और यहाँ पे ये हो गया मदर का यूट्रस। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये फीटस है भाई, तो फीटस को बहुत ज़रूरी है ना यार कि ये जो न्यूट्रिशन है इसका, मैं आपको दो तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझो, पहले तो आप ये समझो कि जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे प्लासेंटा। ध्यान से सुन लो बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है ये है प्लासेंटा, और ये जो है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ये है फीटस, दिस इज आवर फीटस। और प्लासेंटा और फीटस को जो जोड़ने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, उसी को हम लोग बोलेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड। तो पहले तो आपको ये तीनों स्ट्रक्चर समझ में आ गए। अब जरा हम आते हैं अपनी बातों को समझते हैं कि ये अम्बिलिकल कॉर्ड कर क्या रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है कि बच्चे को, फीटस को न्यूट्रिशन चाहिए, तो प्लासेंटा यहाँ से न्यूट्रिशन लाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन वगैरह ये सब कुछ दे देगा। जानते हो किसको देगा? इसी अम्बिलिकल कॉर्ड को देगा। क्या बोलेगा अम्बिलिकल कॉर्ड को? अम्बिलिकल कॉर्ड को बोलेगा कि भाई अम्बिलिकल कॉर्ड जाके न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जाके फीटस को पहुंचा दो। तब फीटस क्या बोलेगा कि भाई अम्बिलिकल कॉर्ड, तुम मेरे पास न्यूट्रिशन ऑक्सीजन लेके तो आए, मैंने यूज तो कर लिया, एंटीबॉडीज वगैरह लाए, मैंने यूज तो कर लिया, लेकिन मैंने जो वेस्ट प्रोडक्ट बनाया, मैंने जो CO2 बनाया, वो भी तो लेके जाओ। तो ये भी ये लेके गया, और लेके किसको दिया? प्लासेंटा को। क्या बोला प्लासेंटा को कि भाई प्लासेंटा तुम वापस से लौटा दो मदर्स के ब्लड को। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि अम्बिलिकल कॉर्ड का काम बस इतना सा है कि जो भी न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन है वो प्लासेंटा में जो एक्सचेंज हुआ है वो जस्ट ले करके आना, और फीटस जब वापस इसे वेस्ट मटेरियल या CO2 वगैरह देगा, उसे वापस ले करके जाना। कहाँ पे? प्लासेंटा के पास। क्यों? ताकि प्लासेंटा से वापस एक्सचेंज होकर मदर के बॉडी में जा सके। तो अगर हमें जस्ट एक लाइन में कोई पूछे कि क्या काम है अम्बिलिकल कॉर्ड का, तो हम बोलेंगे कि इट कॉन्वेज न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो एंड रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम इट। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर अपने ऑप्शन पे हम जाएं मेरे प्यारे बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, कि इट कॉन्वेज न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो रेस्पेक्टिवली। चलिए, और सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमसे कह रहा है बेटा कि द एडवांटेज दैट इंटरनल फर्टिलाइजेशन हैज ओवर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज, मतलब कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में तो डिफरेंशिएट किया गया, और कह रहा है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है किस मामले में एडवांटेजियस है। तो बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जो स्पर्म है और एग है, ये जब आपस में मिल करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन हो सकता है दो तरीके का, एक हो सकता है इंटरनल, एक हो सकता है एक्सटर्नल। क्या फर्क है मेरे प्यारे बच्चों? इंटरनल तब कहते हैं जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा हो, इनसाइड द बॉडी, और एक्सटर्नल मतलब कि बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो। बेटा आप जरा सोच के देखो कि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा तो इंटरकोर्स होना जरूरी है, कॉप्यूलेशन होना जरूरी है। आई मीन कि जो स्पर्म होगा वो मदर के, मान लो जो सपोज कि ये मदर का बॉडी है और यहाँ पे एग है, इसका मतलब कि जो स्पर्म है वो मदर के बॉडी के अंदर आया, इसे हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल में क्या होता है? सपोज कि ये वाटर है, कि फीमेल ने यहाँ पे जो है ये एग रिलीज कर दिया, और बहुत सारे ऐसे ऐसे स्पर्म्स यहाँ पे रिलीज हो गए और जाके बाहर फर्टिलाइज हो गया। तो ये कहता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन ज़्यादा एडवांटेजेस है, ज़्यादा फायदेमंद है। अब सवाल ये है कि कैसे। अब आइए मैं आपको इसी चीज़ का यहाँ पे जवाब देने की कोशिश करता हूँ। देखो बेटा, किस किस मामले में जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो बेनिफिशियल है। ध्यान से देखो बेटा, जाहिर सी बात है ना यार कि बॉडी के अंदर होगा तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड होगा। यार बाहर मान लो कि एग रिलीज हुआ, कोई फिश आके वो एग खा गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बाहर बेटा अगर एक्सटर्नल में गैमेट्स रिलीज होते कितने बर्बाद होंगे, बहुत वेस्टेज होगा, तो यहाँ पे वेस्टेज बहुत ना के बराबर होगा। फिर यहाँ पे बात कह रहा है कि जब वेस्टेज कम होगा तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा हमें गैमेट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। यही जो अपना ऑप्शन है, अपने क्वेश्चन का यही ऑप्शन है कि प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स इज अननेसेसरी। क्यों बनाएंगे इतने सारे गैमेट्स हम?
फिर कह रहा है कि अगर बॉडी के अंदर होगा, सेफ एनवायरनमेंट होगा, तो सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होंगे, बेटर केयर मिलेगा, बेटर प्रोटेक्शन मिलेगा। तो फिलहाल अपने ऑप्शन में जो था हमारे पास ये था कि प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स इज अननेसेसरी। सो यहाँ पे अगर हम देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो थोड़ी लंबी तो हो रही है, बट यू हैव टू कीप पेशेंस अगर आपको हर बात को ढंग से समझनी है। यहाँ पे कह रहा है कि इन राइजोपस जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे कि स्पोरेंजिया निकलते हैं उनके टिप पे, उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा कि राइजोपस क्या है। तो मैं आपको बताऊं बेटा, राइजोपस जिसे हम लोग ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, एक तरीके का फंगस होता है। अब इसे समझने के लिए आपको इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी लगा के रखा हुआ है, ध्यान से देखो बेटा। ये है राइजोपस, और जो मैंने बोला ना कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है ये, इसे ही बोला गया इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हाइफा। तो और देखो बेटा, इन्हीं हाइफा से यहाँ से लॉन्ग स्ट्रक्चर निकल रहे हैं ऊपर की ओर, जिसे हम क्या नाम देंगे, स्पोरेंजिया। और ये जो एक स्फेरिकल बॉडी है जिसे स्पोरेंजियम कहते हैं, और उसके अंदर ये छोटे छोटे आपको स्पोर्स नजर आ रहे हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स। तो क्वेश्चन ने हमसे यही तो कहा था, क्या कहा था, कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे कि स्पोरेंजियम डेवलप होगा आगे चल के, उसे क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, हाइफी। सो हाइफी इज आवर करेक्ट आंसर। तो अगर हम देखें बेटा अपने क्वेश्चन में, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन, ये हमसे कह रहा है भाई, ये भी भाई बहुत अच्छा सवाल है। ये कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये कह रहा है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब इसी में ऑप्शन में ना यहाँ पे पॉलिनेशन की भी बात करी गई है। तो पहली बात तो कि हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेगी यहाँ पे। पहली बात कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं, और पॉलिनेशन के बारे में, दोनों के बारे में समझना पड़ेगा। तो बेटा ध्यान से देखो ज़रा, हम लोग आते हैं यहाँ समझने के लिए कि यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं। तो बेटा हम सब जानते हैं कि जो फ्लावर होता है ना, ये फ्लावर के पास कई सारे पार्ट्स होते हैं। खास तौर से बेटा हम 4 पार्ट्स की बात करते हैं। कौन कौन से, स्टामेन, पिस्टल, सेपल्स और पेटल्स। तो फिलहाल तो हम सेपल्स पेटल्स की बात ना करें क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, हम स्टामेन और पिस्टल की बात करें। तो मामला ये है कि अगर किसी फ्लावर में या तो सिर्फ स्टामेन है या तो सिर्फ पिस्टल है, तो उसे बोलेंगे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन अगर किसी फ्लावर में बेटा स्टामेन भी हो और पिस्टिल भी हो, दोनों ही हो, तो उसे बेटा हम लोग बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब बेटा जैसा कि मैंने बोला कि अगर वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो या तो स्टामेन या तो पिस्टिल है। तो अगर सिर्फ स्टामेन है, तो उसे बोलेंगे स्टामिनेट फ्लावर या मेल फ्लावर। अगर सिर्फ पिस्टिल है तो उसे बोलेंगे बेटा हम पिस्टिलेट फ्लावर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टामिन मीन्स मेल पार्ट, और ये सिंबल बेटा मेल का है तो ये है मेल फ्लावर बेटा, और ये सिंबल फीमेल का है तो फीमेल फ्लावर। और ये सिंबल किसका है बेटा, बाइसेक्सुअल का, मीन्स हर्माफ्रोडाइट का सिंबल है ये। मेनली हम फ्लावर्स में, इसे प्लांट्स में बाइसेक्सुअल ही टर्म यूज करते हैं। तो हमने देखा कि अगर दोनों हो स्टामिन पिस्टल तो बाइसेक्सुअल, सिर्फ एक हो तो यूनिसेक्सुअल, उसमें भी अगर स्टामिन हो तो स्टामिनेट, और अगर पिस्टिल हो तो पिस्टिलेट। तो बेटा हमें ये बात समझ में आ गई कि यूनिसेक्सुअल का मतलब हुआ कि या तो सिर्फ स्टामिन या तो सिर्फ पिस्टिल, दोनों नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर हम आगे बढ़ें, चूंकि हमसे पॉलिनेशन की भी बात करी गई है, तो मैं आपको पॉलिनेशन में समझा रहा हूं कि पॉलिनेशन किसे कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों जाहिर सी बात है कि अगर मेल और फीमेल गैमेट्स को आपस में फर्टिलाइज करना है, तो जो मेल गैमेट है पॉलन ग्रेन के अंदर, जो कि एंथर से उड़ेगा और स्टिग्मा पे जाएगा। स्टिग्मा किसका पार्ट है, पिस्टिल का। इसे ही मेरे प्यारे बच्चों बोलेंगे पॉलिनेशन, जो दो तरीके का हो सकता है, आइदर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन भी दो तरीके के हो सकते हैं, आइदर ऑटोगैमी या फिर जिटोनोगैमी। मेरे प्यारे बच्चों देखो, मैं आपको बड़े तरीके से इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बेटा यहाँ ध्यान से देखो, आपको पूरी बात एक बार में ही समझ में आ जाएगी पॉलिनेशन के बारे में। ध्यान से देखो, सपोज कि हमारे पास एक ये प्लांट है, दिस इज अ प्लांट, और उसी स्पेसिस का ये एक दूसरा प्लांट। मान लो ये भी मैंगो तो ये भी मैंगो। मान लो कि इस प्लांट पे हमारे पास दो फ्लावर्स हैं, एक ये फ्लावर एक ये फ्लावर, और इस दूसरे वाले प्लांट के जो कि सेम स्पेसिस का है, एक इस पे एक फ्लावर है। यहाँ पे हुआ क्या कि अगर पॉलिनेशन सेम फ्लावर में हो गया तो इसे मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं ऑटोगैमी, जो कि एक टाइप का सेल्फ पॉलिनेशन है। अगर यहाँ पे पॉलिनेशन हुआ तो दूसरे फ्लावर पे, लेकिन प्लांट सेम है, तो बेटा इसे हम बोलेंगे जिटोनोगैमी, और ये भी सेल्फ पॉलिनेशन ही है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर फ्लावर्स भी अलग हो गए, प्लांट्स भी अलग हो गए, भले हैं सेम स्पेसीज के, तब हम उसे बोलेंगे बेटा क्रॉस पॉलिनेशन।
तो मैंने क्या बोला बेटा, मैंने बोला अगर सेम फ्लावर है तो भी सेल्फ पॉलिनेशन, अगर फ्लावर चेंज हो गया है, प्लांट सेम है, तो भी हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। नाम अलग अलग है, इसे बोलेंगे ऑटोगैमी, इसे जिटोनोगैमी। और अगर फ्लावर भी अलग हो गया, प्लांट भी अलग हो गया, तो मेरे प्यारे बच्चों इसे हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसी चीज को मैंने यहाँ पे बड़े प्रॉपर तरीके से लिखा भी हुआ है, ध्यान से आप पढ़ना इसे वीडियो पॉज करके, कि पॉलिनेशन दो तरीके का, सेल्फ और क्रॉस, और सेल्फ में भी ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी, पूरी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब जरा वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब जा करके मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन हमें प्रॉपर समझ में आएगा। ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, बस लास्ट चल रहा है ये, बस मुश्किल से 2-3 मिनट्स और है, ध्यान से सुनो। ये कह रहा है कि इनमें से यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। पहला तो कह रहा ऑप्शन कि दे पॉजेस बोथ स्टैमेन पिस्टिल। ये कह रहा है कि उसके पास स्टैमेन भी होगा पिस्टिल भी होगा। बिल्कुल नहीं यार, उसके पास या तो स्टैमेन होगा या तो पिस्टिल होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 तो कह रहा है, हाँ भाई, ये कह रहा है कि आइदर स्टैमेन और पिस्टिल, तो 2 तो भाई यहाँ पे सही है। फिर ऑप्शन नंबर कह रहा है 3 कह रहा है हमसे कि उनमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा। बेटा बात सही है कि मोस्टली क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। मान लो ना बेटा कि एक जिसके पास सिर्फ स्टामेन है और एक जिसके पास सिर्फ पिस्टिल है, प्लांट्स भी अलग हैं, तो ज्यादा चांसेस हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन ही होंगे, तो 3 भी सही है। 4 नंबर कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों के यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पॉजिंग ओनली स्टैमेंस कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट। बहुत सही बात कह रहा है भाई, बड़ा गहरा पॉइंट है ये। कह रहा है कि मान लो कि किसी फ्लावर में सिर्फ यहाँ पे स्टैमेन ही है, तो ये कभी फ्रूट नहीं बना सकता। अरे फ्रूट कैसे बनाएगा, फ्रूट तो बनता है ओवरी से, और स्टैमेन के पास ओवरी तो है नहीं, तो फ्रूट तो बनाएगा नहीं। सो ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। सो 2, 3, 4 ये चारों सही है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। बेटा वीडियो थोड़ा लंबा तो हो गया, बट जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि हमें कॉन्सेप्ट ड्रिवन स्टडी करनी है, ना कि जस्ट ऑप्शंस पे टिक लगा देना है। ठीक है बेटा, चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। अभी चलते हैं, फिर लौट के मिलते हैं।